हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बुद्धि के परीक्षण के प्रकार, शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत व सामूहिक परीक्षण और बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। यह वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बुद्धि मापन। बुद्धि मापन क्या होता है, किस लिए किया जाता है, देखते हैं। बुद्धि मापन द्वारा यह जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति में बुद्धि का क्या स्तर है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति या विद्यार्थी एक जैसे ही पाठ्य वस्तु को एक ही तरह से नहीं समझ पाते। क्या होता है कि जैसे किसी भी कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं, कोई भी विषय वस्तु उनको पढ़ाई जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही तरह वह विषय वस्तु समझ में नहीं आती। किसी को ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसे किसके द्वारा जाना जा सकता है, बुद्धि मापन के द्वारा। बुद्धि मापन के द्वारा ये समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति में उसका बुद्धि स्तर क्या है, क्यों नहीं उसे समझ में आ रही है। तो उसकी बुद्धि स्तर को जानकर समझा जा सकता है कि इसका बुद्धि स्तर कम है और इसका बुद्धि स्तर ज़्यादा है। तो इसीलिए बुद्धि मापन किया जाता है। आगे देखेंगे बुद्धि मापन। इसके तीन भाग हैं। जैसे फर्स्ट है बिने से पूर्व का काल। एक अल्फ्रेड बिने थे जो 1905 में आए थे और वहीं से इन्होंने सबसे पहले बुद्धि मापने का प्रारंभ किया था। तो उनके पहले का जो काल था उसको कहा जाता था बिने से पूर्व का काल, 1905 से पहले। नेक्स्ट है अल्फ्रेड बिने का काल। अल्फ्रेड बिने जो थे 1905 में आए थे और 1905 में ही उन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। तो जो इनका काल था वह कहा जाता था अल्फ्रेड बिने का काल। बिने से पहले का काल बिने के पूर्व का काल कहा जाता था। और जब अल्फ्रेड बिने की मृत्यु हो गई तो उसके बाद के काल को कहा जाने लगा बिने के बाद का काल। तो बिने का जो काल था 1905 से 1911 तक था। बिने के बाद का काल 1911 के बाद है, जिसको आधुनिक काल भी कहते हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं। बिने से पूर्व का जो काल था उसमें बुद्धि मापन का आधार शारीरिक रचना थी। बिने से पहले के काल में बुद्धि का जो मापन किया जाता था वह शारीरिक रचना को देखकर किया जाता था। किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना कैसी है उसी को देखकर उसकी बुद्धि का अंदाजा लगाया जाता था। नेक्स्ट विशेषता है इसकी अवैज्ञानिक काल था। बिने से पूर्व का जो काल था वहाँ पर ना कोई बुद्धि मापन के सिद्धांत थे और बुद्धि को कैसा मापा जाता है ऐसी कुछ कोई भी चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ शारीरिक रचना को देखकर ही बुद्धि का मापन किया जाता था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अवैज्ञानिक काल। नेक्स्ट है अल्फ्रेड बिने का काल, 1905 से 1911 तक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि का आधार मानसिक आयु थी। अल्फ्रेड बिने जो आए थे उन्होंने बुद्धि का आधार बच्चे की मानसिक आयु को माना और इन्होंने परीक्षण भी किया, जो आगे आपको बताया जाएगा। इसको कहा जाता है वैज्ञानिक काल। नेक्स्ट देखेंगे बिने के बाद का काल, 1911 के बाद स्टार्ट हुआ। इसकी विशेषता है बुद्धि का आधार बुद्धि लब्धि थी। अब यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि आ गई। बुद्धि लब्धि का आगे सूत्र बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पे बुद्धि मापन का जो आधार था कि किसी की बुद्धि को अगर मापना है तो बुद्धि लब्धि निकालकर उसकी बुद्धि को मापा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसको आधुनिक काल कहा जाता है। अब ये देखिए अवैज्ञानिक काल हो गया, ये वैज्ञानिक काल और ये आधुनिक काल। बुद्धि मापन का आधार इसमें शारीरिक रचना थी, यहाँ पर मानसिक आयु थी और यहाँ पर हो जाती है बुद्धि लब्धि। अब आगे देखते हैं। लेविस्टर ने 1775 में सर्वप्रथम शरीर रचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन किया। 1905 के पहले शरीर रचना की दृष्टि से ही बुद्धि का मापन किया जाता था। तो सबसे पहले किसने किया था, लेविस्टर ने। कब किया था, 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिस गाल्टन ने 1855 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया गया कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कैटल ने सर्वप्रथम 1890 में बुद्धि मापन एवं परीक्षण में बुद्धि मापन का प्रयोग किया। बुद्धि मापन एवं परीक्षण में कैटल ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था, बुद्धि मापन का। कब किया था, 1890 ईस्वी में। अब आगे देखेंगे अल्फ्रेड बिने का काल।
अल्फ्रेड बिने का जो 1905 के पहले का काल था वह तो अवैज्ञानिक काल था, उसमें कोई मनोवैज्ञानिक आए ही नहीं, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाएगा। बस यही बस जान लीजिए कि उसमें बुद्धि मापन का जो आधार था वह शारीरिक रचना थी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अल्फ्रेड बिने का काल 1905 से 1911। बुद्धि परीक्षण के निर्माण का पहला प्रयास फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने 1905 में किया था। देखिए आ गया वही पॉइंट यहाँ पर कि बुद्धि परीक्षण के जो निर्माण का पहला प्रयास किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। यह कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से। कब किया था? 1905 में किया था। नेक्स्ट देखेंगे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी। अब देखिए यही अल्फ्रेड बिने ने जो प्रयोग किया था इसका क्या नाम था? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। साइमन इनके एक सहयोगी थे जिन्होंने इनका साथ दिया था इस प्रयोग में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बिने साइमन। कब हुआ था ये? 1905 ईस्वी में। बिने ने 1905 के परीक्षण में 30 पद अथवा प्रश्न थे। ये बिने का जो साइमन बुद्धि परीक्षण था 1905 का, तो इसमें कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। प्रश्न सरल से कठिन के क्रम में थे। प्रश्न कैसे थे? सरल से कुछ सरल प्रश्न थे और धीरे धीरे फिर वे कठिन होते गए। यह परीक्षण शाब्दिक परीक्षण था, मतलब शब्दों के माध्यम से किया जाता था, शब्दों के माध्यम से या लिखित रूप में इसके उत्तर प्राप्त किए जाते थे, तो ये शाब्दिक परीक्षण था। आगे बताया जाएगा शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण क्या होते हैं ये। नेक्स्ट है ये परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। कितने वर्ष से बच्चों के लिए था? 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट 1908 में बिने ने साइमन के सहयोग से बिने साइमन परीक्षण का विकास किया। इस परीक्षण में 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए अलग अलग प्रश्न रखे गए थे। प्रत्येक उम्र में प्रश्नों की संख्या भिन्न थी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि 1908 में इस 1905 वाले संशोधन को और विकसित किया गया, मतलब इसमें और संशोधन किया गया। यहाँ पर सिर्फ 30 प्रश्न थे, जबकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया गया और 3 से 15 वर्ष के बच्चों को उम्र के हिसाब से उनके लिए प्रश्न रखे गए। प्रत्येक उम्र के बच्चों के लिए प्रश्न की संख्या अलग थी। क्या था कि जैसे छोटे उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए प्रश्नों की संख्या अलग, मतलब कम संख्या थी। जो बड़े बच्चे थे उनके लिए प्रश्नों की संख्या अधिक थी और बच्चों की उम्र के अनुसार ही उनके लिए सरल और कठिन प्रश्न रखे गए थे। क्या होता था इनके परीक्षण में कि ये जो प्रश्न रखे गए थे तो बच्चों के उम्र के अनुसार होते थे। अगर बच्चा अपनी उम्र के स्तर वाले प्रश्नों का जवाब दे देता था तो वह सामान्य बुद्धि का माना जाता था। अगर वह अपनी से बड़ी उम्र वाले बच्चों के प्रश्नों का जवाब भी दे देता था तो वह सामान्य बुद्धि से अधिक, मतलब ज़्यादा बुद्धि वाला, अधिक बुद्धि वाला माना जाता था। अगर वह अपने स्तर के जवाब नहीं दे पाता था तो वह मंद बुद्धि स्तर माना जाता था। तो ऐसे ही बुद्धि का परीक्षण किया जाता था और निकाला जाता था कि कौन सामान्य बुद्धि है, कौन कम बुद्धि है, कौन ज़्यादा बुद्धि है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए 1911 में जो अल्फ्रेड बिने की मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड बिने ने बिने साइमन परीक्षण किया, उसका विकास किया और उसके बाद 1911 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद स्टर्न आए 1912 ईस्वी में। कौन आया? स्टर्न आए। स्टर्न ने मानसिक लब्धि ज्ञात करने का एक सूत्र दिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि मानसिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। क्या सूत्र था? मानसिक लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये सूत्र भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी पेपर में आए कि बुद्धि लब्धि का या मानसिक लब्धि का निकालने का सबसे पहले सूत्र किसने दिया, तो सबसे पहले जो दिया वो स्टर्न ने दिया। कभी बिने मत लगाइएगा क्योंकि बिने ने कोई सूत्र नहीं दिया था। तो सबसे पहले दिया स्टर्न ने। क्या सूत्र था ये? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु जो होती है वह बच्चे की उम्र होती है। जैसे कोई 8 साल 10 साल जितने साल का भी बच्चा हुआ वह उसकी वास्तविक आयु हो जाती है। मानसिक आयु बच्चों के कार्यों, उनके सोचने के स्तर, इन सब चीज़ों से उसकी मानसिक आयु का अनुमान लगाया जाता है और उसी से उसकी मानसिक लब्धि ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। बिने का काल 1905 से 1911 कंप्लीट हुआ। 1911 में बिने की मृत्यु हो गई। अब आ जाएगा बुद्धि मापन का आधुनिक काल, जो बिने के बाद का काल है। इसको बिने के बाद का काल भी कहते हैं। कब से स्टार्ट हुआ था? 1911 के बाद से। इसमें एक मनोवैज्ञानिक आए थे टर्मन। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ से संबंधित थे ये? अमेरिका से। क्या क्या किया था इन्होंने? फर्स्ट पॉइंट है, टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करने योग्य है। क्या कहा है इन्होंने? ये मानते थे कि कोई व्यक्ति है अगर, तो वह उसी अनुपात में बुद्धिमान होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वह अमूर्त चिंतन कर सकेगा उतना ही ज़्यादा वह बुद्धिमान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टर्मन ने 1916 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया।
इस परीक्षण का नाम बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण रखा गया। अब देखिए यहाँ पर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आपको बताया गया 1905 में दिया गया था, फिर 1908 में उसका और विकास किया गया। तो ये जो टर्मन थे इन्होंने उसमें और संशोधन किया, और संशोधन करके क्या किया, 1916 में उसी में संशोधन करके एक परीक्षण उसका नाम दिया बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। क्या संशोधन किया इन्होंने, इसमें कुल 90 प्रश्न थे जिन्हें 1000 बालकों से किया गया था। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसमें 90 प्रश्न कर दिए और इसे 1000 बालकों में इनका परीक्षण किया गया। और इसके बाद टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र भी दिया था। कौन सा सूत्र दिया था टर्मन ने, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। मानसिक आयु वास्तविक आयु दे देता है, बुद्धि लब्धि पूछ लेता है, या इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें देकर एक चीज़ पूछ लेता है। तो इजी होता है, आप अगर आपको फार्मूला याद होता है तो आप तुरंत इसमें रख कर उस चीज़ को और उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो फार्मूला दिया था किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। अभी आपको एक स्टर्न का फार्मूला बताया गया, उसमें क्या था, मानसिक लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, उसमें 100 का गुणा नहीं किया गया था। जबकि जो टर्मन का है इसमें 100 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें 100 इंटू लगा है वह टर्मन का है, और जिसमें 100 का गुणा नहीं है वह स्टर्न का है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि इन्होंने ये जो बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण इसका नाम रखा था, तो इन्होंने बिने के परीक्षण का संशोधन किया था तो बिने का नाम ले लिया, और जो स्टैनफोर्ड था तो ये अमेरिका में एक विद्यालय था, वहीं के बच्चों के साथ ये परीक्षण किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण पड़ा था। तो यहाँ पे ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, बुद्धि लब्धि का टर्मैन द्वारा किया गया वर्णन। अब बुद्धि लब्धि का टर्मैन ने सूत्र दे दिया, उसके बाद उन्होंने अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बच्चों का वर्णन किया है कि किस बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को क्या कह सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम, इधर बुद्धि लब्धि दिया गया है और इधर बालकों के विवरण दिए गए हैं। तो फर्स्ट है 140 और इससे ऊपर, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 और इससे ऊपर होगी वह कैसे बालक होंगे, प्रतिभाशाली। बुद्धि लब्धि फार्मूला जो बताया गया उससे बुद्धि लब्धि निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर जो 140 और इससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले होंगे वह होंगे प्रतिभाशाली बालक। 130 से 139 बुद्धि लब्धि वाले होंगे प्रखर या अति श्रेष्ठ बालक। 120 से 129 में होंगे तीव्र या श्रेष्ठ बालक। 110 से 119 में होंगे औसत से अधिक, और 90 से 109 में होंगे सामान्य या औसत। यहाँ पर देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट ही है, इसके साथ में 90 से 109 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 109, या कहीं कहीं यही मिल जाता है 90 से 110। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है सामान्य बच्चों की, तो कितनी होती है, 90 से 110 के बीच में होती है। इसी को औसत बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। तो इसके 2 नाम है, सामान्य या औसत बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110 के बीच में। नेक्स्ट है 80 से 89 के बीच में, सामान्य के पास ही है तो इसको कह देंगे सीमावर्ती या अल्प बुद्धि लब्धि। 70 से 79 के बीच में इसको कह देंगे औसत से कम हो जाएगी है। 50 से 69 के बीच में मूर्ख हो जाएंगे, और 25 से 49 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह होते हैं मूढ़। 25 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह होती है जड़ बुद्धि। अब कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 25 से कम वालों का, तो इनको क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं। 90 से 109 या 110 वाले सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि हो गए, और 40 या इससे ऊपर वाले हो गए प्रतिभाशाली। ये तीनों ही तो याद ही रखिएगा, साथ में अगर ये भी समझ लीजिए तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे वेस्लर वैल्यू परीक्षण। ये भी एक बुद्धि परीक्षण था, तो इसे किसने दिया था देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वेस्लर और वैल्यू नामक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने 1949 ईस्वी में इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। किसने किया था, वेस्लर और वैल्यू 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 10 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। कितने वर्ष के बालकों के लिए था यह, 10 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह परीक्षण एक मिश्रित बुद्धि परीक्षण है। इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के पद हैं। अब देखिए यहाँ पर शाब्दिक और अशाब्दिक मतलब शब्दों के माध्यम से या लिखित रूप में उत्तर प्राप्त करना शाब्दिक के अंतर्गत आ गया। अशाब्दिक मतलब प्रतीकों, चित्रों और इनके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से
उत्तर प्राप्त करना अशाब्दिक के अंतर्गत आ गया। तो इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण किए गए थे, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, मिश्रित बुद्धि परीक्षण। तो ये हो गया वेस्लर वैल्यू का बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो वेस्लर थे इन्होंने 1955 में एक वयस्क बुद्धि मापनी का निर्माण किया था। वयस्क बुद्धि मापनी मतलब वयस्कों की बुद्धि मापने का निर्माण किया था। कब किया था, 1955 में। आगे देखते हैं, भाटिया का निष्पादन बुद्धि परीक्षण। भाटिया ने भी एक बुद्धि परीक्षण किया था, तो इसका नाम क्या है, भाटिया का निष्पादन बुद्धि परीक्षण। इसी का एक और नाम है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसे किसने दिया था। ये परीक्षण 1955 ईस्वी में डॉक्टर CM भाटिया द्वारा तैयार किया गया था। CM भाटिया मतलब चंद्रमोहन भाटिया द्वारा तैयार किया गया था। तो भाटिया का निष्पादन बुद्धि परीक्षण चंद्रमोहन भाटिया द्वारा दिया गया था। ये जो चंद्रमोहन भाटिया थे ये इलाहाबाद के थे। ये परीक्षण 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए था। कितने वर्ष के बालकों के लिए था ये, 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परीक्षण में कई बुद्धि परीक्षणों को जोड़कर एक संयुक्त परीक्षण निर्माण किया गया, इसी कारण इसे बैटरी कहा जाता है। तो इस परीक्षण में क्या किया गया था, कई बुद्धि परीक्षणों को जोड़कर एक परीक्षण का निर्माण किया गया था, जिस कारण से इसे बैटरी कहा जाने लगा, क्योंकि बैटरी भी कई चीज़ों को जोड़कर बनती है। तो इसी का एक और नाम है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बस ये याद रखिएगा कि किसने दिया था, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। और ये भी याद रखना है यहाँ पर कि भाटिया का जो परीक्षण है वह किस पर था, बुद्धि पर, व्यक्तित्व पर, ऐसे कई ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है भाटिया ने बुद्धि परीक्षण किया था। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें याद रखिएगा। इसका एक और नाम भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन सभी परीक्षणों को मूल रूप से 2 कसौटियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो सभी आपको परीक्षण बताए गए तो इनको 2 कसौटियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखिए पहली हो जाएगी क्रियान्वयन या प्रशासन के आधार पर। तो इसके आधार पर परीक्षणों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्ति क्या होता है देखते हैं। इस प्रकार की बुद्धि परीक्षणों की सहायता से एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग से ही पता चलता है कि व्यक्तिक मतलब एक ही व्यक्ति का मापन। तो इसमें क्या किया जाता है, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का मापन किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों के प्रशासन और मानकीकरण में कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है, क्योंकि जैसे किसी भी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे या किसी भी चीज़ में जब कोई व्यक्तिक परीक्षण करेंगे, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो एक एक करके उनको बुलाना, उनका परीक्षण करना कितना ज़्यादा कठिन होगा, कि काफ़ी ज़्यादा उसमें धन भी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा समय भी बर्बाद होगा। तो ये क्या होता है, इसका प्रयोग करने में कठिनाई होती है। जैसे बिने साइमन परीक्षण, पास-एलांग परीक्षण। पास-एलांग परीक्षण जो है इसे अलेक्जेंडर ने दिया था। तो ये दोनों कैसे परीक्षण हो गए, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। इसमें एक एक व्यक्तियों का मापन किया जाता है। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें धन और समय काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट देखेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये क्या होता है, इन परीक्षणों की सहायता से एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है। अब देखिए यहाँ में भी हेडिंग से ही क्लियर है, सामूहिक मतलब समूह रूप में मापन किया जाता है, समूह रूप में बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। सामूहिक परीक्षणों का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय सामूहिक परीक्षणों का जन्म हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत थी और सैनिकों को एक एक करके अगर वहाँ परीक्षण करके लिया जाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसका प्रयोग कब किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो कैसे किया गया था, इसमें आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा परीक्षणों का निर्माण किया गया। अब देखिए एक आर्मी अल्फ़ा का परीक्षण और एक आर्मी बीटा परीक्षण। ये जो आर्मी अल्फ़ा परीक्षण था ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, मतलब ये पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों के लिए था। शब्दों के माध्यम से या लिखित रूप में इसके उत्तर प्राप्त किए जाते थे। जबकि ये जो बीटा परीक्षण था ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। जो अनपढ़ व ना पढ़े लिखे लोग थे तो उनको आर्मी बीटा परीक्षण के अंतर्गत रखा गया था और अशाब्दिक रूप से उनका परीक्षण किया गया था। आगे देखते हैं, आर्मी अल्फ़ा शिक्षित व्यक्तियों के लिए वही चीज़ आ गई तथा आर्मी बीटा परीक्षण अशिक्षित व्यक्तियों के लिए था। तो ये चीज़ कंप्लीट हुई, सामूहिक बुद्धि परीक्षण।
सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समय और धन दोनों की ही बचत होती है, इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, दूसरी कसौटी कौन सी है? भाषा प्रयोग एवं कार्य निष्पादन के आधार पर। ये तो व्यक्तियों के आधार पर हो गया। अब नीचे हो गया भाषा प्रयोग के आधार पर, भाषा प्रयोग या कार्य निष्पादन के आधार पर। तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और अभाषाई बुद्धि परीक्षण। अब देखिए फर्स्ट हम समझते हैं शाब्दिक। शाब्दिक, इसमें भी वर्ड से ही पता चलता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण मतलब जिसमें क्या हो, इसमें बुद्धि का मापन इस तरह से किया जाता है कि जिनकी बुद्धि का मापन किया जाता है उनके द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। कैसे प्राप्त किए जाते हैं? मौखिक या लिखित रूप में, शब्दों के माध्यम से। तो ये हो गया शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट देखेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये क्या होता है? इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये होता है अशाब्दिक। इसमें क्या होता है कि शब्दों, वाक्यों, जो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह बोलकर या शब्दों के माध्यम से नहीं किया जाता, बल्कि निर्देशों के रूप में किया जाता है। तो ये हो जाता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन बुद्धि परीक्षण। ये भी देखिए यहाँ से क्लियर होता है। क्रियात्मक मतलब क्रियाओं के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि जिनका परीक्षण किया जाता है, जैसे किसी परीक्षार्थी का किया जा रहा है, तो परीक्षार्थी के सामने कोई वास्तविक रूप से किसी वस्तु को रखा जाएगा और फिर उसका परीक्षण किया जाएगा कि कोई भी बिगड़ी चीज़ को या कुछ भी उसके सम्मुख ऐसा रखा जाएगा जिसमें वह कुछ क्रियाएं करे, क्रियाओं के माध्यम से उसको सही करे या उसको सही सेट करे। मतलब उसमें क्रियाओं के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाता है कि वह सही क्रिया कर रहा है या नहीं। तो ये हो जाता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, या इसी को कहते देते हैं निष्पादन बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है आभासाई बुद्धि परीक्षण। अब देखिए इसमें भी नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं किया जाता, किसी भी रूप में इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, निर्देशों के रूप में भी नहीं किया जाता। जबकि ये जो अशाब्दिक था इसमें निर्देशों के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो आभासाई परीक्षण में क्या किया जाता है, इसमें जो बातचीत की जाती है या एक दूसरे की का परीक्षण किया जाता है, तो वह हाव भाव के माध्यम से, कैसे उसके हाव भाव हैं, किसी चित्र के अभिनय के माध्यम से उसके चित्र का अभिनय कराकर, उसका हाव भाव देखकर, इन चीज़ों को देखकर उसका परीक्षण किया जाता है। तो ये हो जाएगा आभासाई बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर। व्यक्तिक देख चुके हम, सामूहिक देख चुके, अब इन दोनों में अंतर देखेंगे। इधर दिया है व्यक्तिक परीक्षण, इधर दिया है सामूहिक परीक्षण। तो फर्स्ट पॉइंट है यह वयस्क एवं बच्चों दोनों के लिए है। व्यक्तिक परीक्षण जो होता है वयस्कों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। सामूहिक परीक्षण जो होता है यह केवल वयस्कों के लिए होता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं सामूहिक रूप से उनके बारे में उनका परीक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सामूहिक परीक्षण होता है ये किसके लिए होता है? वयस्कों के लिए होता है। समूह रूप से वयस्क अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं या जिस भी क्षेत्र में उनका परीक्षण किया जा रहा है वह सामूहिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन बच्चे सामूहिक रूप से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें समय अधिक लगता है। व्यक्तिक परीक्षण एक एक व्यक्तियों का किया जाता है तो इसमें समय अधिक लगेगा, और सामूहिक में समय कम लगता है क्योंकि सामूहिक रूप से इसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है इसके लिए सुशिक्षित योग्य एवं कुशल मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। व्यक्तिक में क्या होता है? सुशिक्षित, योग्य और कुशल मनोवैज्ञानिक या शिक्षक की आवश्यकता होती है इसमें, जबकि सामूहिक में कम प्रशिक्षित भी चल जाएगा, कम योग्य भी या कम कुशल भी व्यक्तित्व का भी व्यक्ति इसके परीक्षण के लिए चल जाएगा। नेक्स्ट है ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। व्यक्तिक सामूहिक रूप से तो होता नहीं, इसमें एक एक व्यक्ति का किया जाता है, तो उसमें व्यक्तियों के अनुसार किया जा सकता है। कोई अगर पढ़ा लिखा है तो शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से भी उसका परीक्षण किया जा सकता है। सामूहिक जो परीक्षण होता है यह केवल शाब्दिक प्रकार का होता है, क्योंकि समूह में जब बहुत सारे लोग होंगे तो अशाब्दिक परीक्षण करना कठिन होगा, तो यह केवल शाब्दिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट विद्यार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। अब क्योंकि व्यक्तिक परीक्षण एक एक व्यक्ति का किया जा सकता है, किया जाता है, तो इसमें विद्यार्थी के अच्छे से उसके गुण दोष का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। जबकि समूह में बहुत सारे लोगों के परीक्षण में उनके गुण दोषों को अच्छे से समझा नहीं जा सकता। तो ये हो गए व्यक्तिक और सामूहिक परीक्षणों में अंतर। नेक्स्ट देखेंगे
शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। शाब्दिक और अशाब्दिक हम पढ़ चुके हैं, अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। इधर दिया है शाब्दिक और इधर दिया है अशाब्दिक। फर्स्ट पॉइंट है शाब्दिक, इसमें भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बताया गया है आपको कि शाब्दिक में भाषा या शब्दों का प्रयोग से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अशाब्दिक में क्या होता है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि प्रतीकों, चित्रों, मूर्त पदार्थों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कैसे परीक्षण किया जाता है, प्रतीकों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से या मूर्त पदार्थों। मूर्त मतलब उनके सम्मुख, जैसे कोई जिसे उन्होंने देखा हो, तो इनके द्वारा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों पर ही प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक जो होता है वह भाषा या शब्दों के माध्यम से किया जाता है, तो जो लोग प्रशिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वही उन्हीं का ये परीक्षण किया जा सकता है, जबकि अशाब्दिक जो है वह अशिक्षित और शिक्षित दोनों ही पर किया जा सकता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अशिक्षितों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर अशिक्षित उसको समझेंगे ही नहीं तो उनका परीक्षण कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह बड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है बड़े बच्चों के लिए और मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए है, जबकि जो यह अशाब्दिक होता है यह सभी प्रकार के छोटे एवं सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है, और अशाब्दिक जो होता है वह केवल व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार होता है। क्या होता है यहाँ पर कि शब्दों के माध्यम से जो परीक्षण किया जाता है वह व्यक्तिगत मतलब एक एक व्यक्ति का भी किया जा सकता है, और सामूहिक रूप से जो किया जाता है वह तो शाब्दिक ही किया जाता है, अशाब्दिक किया ही नहीं जाता। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है यह कैसा होता है, व्यक्तिगत परीक्षण होता है, एक एक व्यक्तियों का किया जाता है। तो यहाँ से बुद्धि वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट पार्ट में हम बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।